सबसे पहले डीपीपी 6B उन्हीं के लिए जिन्होंने कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन थोड़ा सा रखना है, कंपटीशन का एप्टीट्यूड थोड़ा सा रखना है, उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे सिंपली एनर्जी और जेड माने एटॉमिक नंबर का ग्राफ पूछा है। अब आप एक चीज ये देखिए, एनर्जी के फॉर्मूला में, मैं अब यूनिट में नहीं जा रही, एनर्जी के फॉर्मूला में एक नंबर आता है नेगेटिव में और z²/n² होता है। आई होप ये हम सबके पास है ऑलरेडी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²। उसको देखते हमने लपक पढ़ना है। अच्छा, z बढ़ता जाएगा, एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ग्राफ तो सीधा आना चाहिए, ग्राफ तो यूं आना चाहिए, नहीं। जैसे जैसे z बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी इन नेगेटिव बढ़ती जा रही है। तो एनर्जी इन नेगेटिव ग्राफ में इधर है नीचे की तरफ, 4 ग्राफ दे रखे हैं। तो फिर लगता है क्यों ना ये दे दे। जैसे जैसे z बढ़ता गया वैसे वैसे एनर्जी नेगेटिव बढ़ती गई। बट एक बहुत बड़ी चीज, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z² या एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z? पहली तो समस्या ये बताओ, z² एक्सपोनेंशियल। अगर एनर्जी z की प्रोपोर्शनल होती, ऑफ कोर्स नेगेटिव में, कि z बढ़ता जाएगा तो नेगेटिव में एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये ग्राफ था। बट एनर्जी और z में प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ी सी अलग आ गई, और वो क्या आई? नॉट z, इट इज एक्चुअली z²। तो जब z² का मामला आएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, कोई है ऐसा ग्राफ? दैट शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। मैं टॉपिक अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगी, पहले मेरे को ये डाउट्स लेने हैं। कुछ बच्चों ने डाउट्स दिए। एक इंफॉर्मेशन जो मिसिंग थी क्लास से, जो मुझे बतानी चाहिए थी बट छूट गई मुझसे, तो डीपीपी इज गोइंग टू हेल्प मी ऑलवेज। कोई फॉर्मूला, कोई यूनिट, कोई टर्म छूट गई तो डीपीपी उसको पकड़ लेगी। लाइक क्वेश्चन 30 में आपसे जो भी कुछ पूछा है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। 3030 क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्या है, फिर शुरू करते हैं टॉपिक। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतने किलो कैलोरी पर मोल है तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में था। दिक्कत ये थी, मैंने किलो कैलोरी पर मोल का फॉर्मूला नहीं दिया था आपको। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला किलो जूल पर मोल का दिया था, उसको अगर 4.84, ये जूल और कैलोरी का कन्वर्जन फैक्टर है, तो अगर आप 4.184 से डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलो कैलोरीज में। तो ये इंफॉर्मेशन वाज मिसिंग फ्रॉम क्लास। तो जब आपके पास ये आया, अब मेरे को, जो मैंने बच्चों को कुछ को करने को कहा, उन्होंने कर करा के दिया कि दिस इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 313 के आसपास आएगा। तो हमने प्रिसाइज नहीं लिखा है, लगभग 313 के आसपास आएगा। ये बच्चों ने मुझे कैलकुलेट करके बताया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले तो मेरे को फॉर्मूला नया देना था। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लो फिर नोट करना बच्चों। क्वेश्चन कहता है एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, आइडेंटिफाई कौन से ऑर्बिट में, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर एनर्जी इतनी है किलो कैलोरी पर मोल में, और फॉर्मूला मेरे को पता है क्या होता है, हाइड्रोजन है z² तो नहीं लिखो, 1² होगा वो स्टिल। तो n² कितना? ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए भी हैं। n² यहाँ अप्रोक्सीमेटली, अगेन मैं अप्रोक्स में चल रही हूँ, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं क्लियरली मेरे को। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 7 के टेबल में 4 से 28 हो जाता है, तो लगभग यहाँ 78 में 31 तो हो ही जाएगा। मैंने सिर्फ ये देखा 7 के टेबल से बनाया हिसाब और अप्रॉक्सीमेटली 4 पे लैंड कर दिया। ऑर्बिट का नंबर तो 3 या 4 ही होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो यहाँ मैंने कोई नहीं वो डिवाइड किए लंबे चौड़े, सिर्फ ये देखा 7 4 28 समथिंग, 78 है तो 31 32 के आसपास आएगा। अप्रॉक्स 4 लिख के काम चला के आगे बढ़ गए। ये अप्रॉक्सीमेशंस ऑब्जेक्टिव में चल सकते हैं, अपनी गट फीलिंग, अपने इंटेलेक्ट पे। डन ये क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन और किसी ने मेरे को डाउट दिया, 25th भी बता दो। 25th क्वेश्चन क्या कहता है? 25th क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करना है मेरे को 2 से 1। मुझे इलेक्ट्रॉन को गिराना है कहां से कहां? 2 से 1। आप बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां आएगी? लिथियम 2 पॉजिटिव में, हीलियम पॉजिटिव में, अकेले हाइड्रोजन में, कि हाइड्रोजन प्लस में? अच्छा, हाइड्रोजन प्लस में तो तुमने इलेक्ट्रॉन ही नहीं छोड़ा, खत्म बात, वो तो रूल्ड आउट। अब बच गई मेरे पास A, B या C, इन 4 में से कोई। अब मुझे पता है एनर्जी में एटॉमिक नंबर का क्या रोल है। जितना z बढ़ता जाएगा एनर्जी की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी नेगेटिव में, और वेवलेंथ निकालते वक्त हम इस नेगेटिव को कर देते हैं इग्नोर।
तो जितनी एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा, उतना ही क्या कहूंगी मैं, हायर जेड हायर वैल्यू। वैल्यू की बात यहां पे साइन के रिस्पेक्ट में नहीं हो रही बच्चों, वैल्यू की बात हो रही है वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी, जो मैग्नीट्यूड है उसका। तो जितना जेड ज्यादा उतनी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा। हाईएस्ट एनर्जी किस में होगी, जिसका जेड सबसे ज्यादा है। जेड किसका ज्यादा होगा, आई थिंक लिथियम वाले केस का। जब लिथियम वाले केस का जेड ज्यादा है, उसी की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, क्योंकि प्लैंक्स के दौरान हमने पढ़ा है एनर्जी इज एच सी बाय लेमडा, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 किसी ने डाउट दिया तो मैंने इसको उठाया। इसमें जायज है, वो नेगेटिव साइन लेके कोई कर रहा होगा तो उल्टी गंगा बह गई होगी। That negative means only that electron has less energy as compared to when it is present at infinite distance from nucleus. ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन था 24th, पढ़ो और क्या मेरी इस हिंट से समझ आता है? कोई बात नहीं, सभी लोग देखो, फिर करते हैं नया टॉपिक स्टार्ट। देखो एक बार। अब इसके बाद आपकी डीपीपी 6B कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं है तो हमारी हेल्प लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन। और क्वेश्चन नंबर 32 मैंने अभी नहीं कराया है, आप अपने हिसाब से अगर कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, मैं इसको लूंगी, इस ग्राफ को, इस टॉपिक को अभी नहीं, आई एम वेटिंग फॉर राइट टाइम, इसी चैप्टर के एंड में मैं इसको लूंगी। 32 पे भी मेरी तरफ से तो पेंडिंग है। ठीक, दिस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आप अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे डायग्राम बनाने में, अगर आपने जल्दबाजी करी तो आपके 2 पन्ने तो फिर फालतू वेस्ट करवाऊंगी मैं, आप काट पीट करोगे। जब तक मैं पूरा नहीं बना लेती तब तक आप इसको बनाने से बचिएगा। बोहर के मॉडल को जो पढ़ा, उसके पढ़ने के पीछे इतने पॉस्टुलेट्स, इतने फॉर्मूलाज के पीछे मेन रीजन क्या था, उनकी सक्सेस। और उनकी सक्सेस किस चीज में बच्चों, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में। तो एक बार याद कर लेते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा था क्या, कितनी लाइनें आई थी जिसके चक्कर में रदरफोर्ड ने हाथ जोड़ दिया, भाई मुझे नहीं पता। हाइड्रोजन का जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आया था, बहुत अजीब स्पेक्ट्रा आया था, बहुत ही डिफरेंट, इंटरेस्टिंग, कि हमें कुछ वेवलेंथ्स एक साथ एक सेट में दिखाई दी अल्ट्रावायलेट रीजन में, फिर एक गैप आया, डिसकंटिन्यूटी आई, उसकी थोड़ी देर बाद फिर हमको कुछ वेवलेंथ्स का एक सेट मिला विजिबल रीजन में, उसके बाद फिर एक गैप आया, उसके बाद फिर एक सेट मिला आईआर रीजन में। ऐसे करते करते बहुत सारे सेट्स मिले। आईआर के बाद फार आईआर, मतलब आईआर, नियर आईआर, आईआर, फार आईआर। तो हमें स्पेक्ट्रम में अलग अलग जगह से वेवलेंथ्स का कलेक्शन मिला, और हम ऐसा एक स्पेक्ट्रम लेके पहुंच गए रदरफोर्ड के पास, और उनको कहा आपका एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और जो रेडिएशन एमिट कर रहा है घूमते घूमते, उसकी रेडिएशन में इतने सारे सेट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ कैसे आए, वो भी एक्सप्लेन कर दो। रदरफोर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन दैट, कि मुझे नहीं पता ये वेवलेंथ कैसे आ रही है, इतनी वैरायटी ऑफ वेवलेंथ कैसे आ रही है। बोहर को जो पिछले 2 दिन से आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा था, मुझे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना है। तो बोहर ने अपनी सारी थ्योरी लॉन्च की, सब किया, आपको पढ़ाया, आपने माना। अब साइंटिस्ट रेडबर्ग आएंगे जो बोहर के फॉर्मूला को यूज करके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की क्लास ओनली ऑन स्पेक्ट्रम। ये अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ग्राउंड स्टेट में, हाइड्रोजन एटम में, और इनफाइनाइट तक एनर्जी लेवल ऑलरेडी विद डिस्क्रीट स्टेशनरी वैल्यू एग्जिस्ट। डू यू एग्री? फर्स्ट पॉस्टुलेट। तो ये रहे वो इनफाइनाइट तक। मेरे को 7 से ऊपर आज तक जाना नहीं पड़ा, अगर आप लोग समझने में दिक्कत देंगे तो 8, 9 इनफाइनाइट तक हम पहुंचेंगे। तो ऐसे जो थे, अगर मैं बोहर के एटम के अंदर घुसूं बच्चों, तो आप क्या करोगे, ये होगा पहला ऑर्बिट, ये होगा दूसरा ऑर्बिट, ये होगा तीसरा ऑर्बिट, धीरे 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 आप क्लोज करते जाओगे। अब इसको थोड़ा और मैग्नीफाई करूं और सिर्फ इतने हिस्से को मैग्नीफाई कर दूं तो आपको सीधी लाइनें नजर आएंगी। मैग्नीफाई करती जाऊं, इसी को जूम करती जाऊं तो ये लाइनें सीधी नजर आने लग जाएंगी। तो यही मैंने ऊपर किया है, ये सीधी लाइनें नहीं है, ये बोहर के ऑर्बिट्स हैं, और यहां पर रहा होगा पक्का न्यूक्लियस। तो वो उसके एक छोटे से पार्ट को मैं मैग्नीफाई करती गई और मुझे सीधी लाइनें नजर आ रही हैं। तो अब बोहर का कहना क्या था कि इसको वही ऑर्बिट्स मानिएगा सर्कुलर, बोहर है सर्कुलर।
तो ये सर्कुलर थी, बट मैंने छोटे से हिस्से को मैग्नीफाई कर दिया, इसलिए सीधी लाइनें दिखाई दे रही है, अदरवाइज दे आर सर्कुलर ऑर्बिट्स। ऐसे समझ लो सेमी सर्कुलर मैंने एटम बना रखा था और मैग्नीफाई कर गई। तो इफ दिस इज सो, इलेक्ट्रॉन प्रेफरेबली, ग्राउंड स्टेट कौन सी है बच्चों, n इज इक्वल्स टू 1। इलेक्ट्रॉन किस लेवल में रिजाइड कर रहा है, शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, इसमें अंधेरा है चारों तरफ। जैसे ही सनराइज हुआ या आपने लाइट जलाई किसी भी मैटर के आसपास, उस पे फोटोन गिरेंगे। फोटोन गिरेंगे तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को तुमने फोर्स कर दिया, एब्जॉर्ब करो आप। अब ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, इसकी मर्जी है कितनी एब्जॉर्ब करेगा। क्या आपके आसपास जो भी मैटर हो या जो भी हाइड्रोजन का सैंपल हो, उसमें एक ही हाइड्रोजन एटम होगा? नहीं ना, एक मोल तो होंगे। एंड व्हाट इज एक मोल? 10 की पावर 23। सोचो तो सही, 23 जीरो कितने होते हैं? तुम ट्रिलियन पे भी पता नहीं कितने पहुंच जाओगे। आप सोचो 23 डिजिट्स, 1 के बाद 22 जीरो अगर हैं, हाउ मेनी बिग नंबर इट इज। मेरे को बताना मत, मेरे को पता है, मैं तुम्हें सोचने को कह रही हूं। कितना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, मतलब कितने एटम्स हैं, जस्ट रैंडमली बोल रही हूं, करोड़ ऑफ करोड़ एटम है एक छोटे से सैंपल ऑफ हाइड्रोजन में। इतने सारे हाइड्रोजन एटम हैं, शायद उसमें से 10,000 हाइड्रोजन एटम ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी अपने ऊपर गिरने वाले फोटोन से कि वो कहां पर जंप करा, सेकेंड में। लेकिन 5,000 हाइड्रोजन एटम ऐसे थे जिनके इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी थोड़ी ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली, वो किस पे पहुंचा, थर्ड पे। फिर 500 हाइड्रोजन एटम थे ऐसे जिन पे फोटोन गिरा, उसने एनर्जी वेस्ट ज्यादा होने नहीं दी, सारी एब्जॉर्ब कर डाली। तो 500-700 हाइड्रोजन एटम ऐसे निकले जिसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच गया, फिफ्थ पे। 2,500-3,000 ऐसे होंगे जहां कहां पे पहुंच गया, सिक्स्थ पे। ऐसे ही 7th 8th 9th 10th, और कुछ के ऐसे होंगे जो पूरे उसको छोड़ के निकल गए, इनफाइनाइट। हाँ या ना, एग्री कर रहे हो भाई? ऐसा कोई नियम नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। फोटोन गिरेगा, पैकेट खुलेगा, उसमें एनर्जी आएगी, और एनर्जी आएगी तो उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके किसी ना किसी हायर लेवल पे जाएगा ही जाएगा। अभिषेक की मम्मी का फोन आ गया था, वो 5-10 मिनट लेट आएगी। सो अब अगर आप इस बात को समझे, सोचें, ग्राउंड स्टेट छोड़ के इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट। कोई भी एक्साइटेड स्टेट में गया, इट इज जस्ट अ रैंडम थिंग। कोई फिक्स नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, रैंडमली किसी में भी चले गए। क्या ना, इसे एक्साइटेड स्टेट की लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। आपको कह दूं, भागो हाई एनर्जी, कितनी देर भाग लोगे? घड़ी देख के 3 मिनट बाद बस बैठ जाएं। 3 मिनट में बहुत ज्यादा बोल दिया है, बट स्टिल चलो, जवान बच्चे हैं, भाग भी लेंगे। 3-3.5 मिनट बाद आपके दर्द होने लगेगा, मैम बैठ जाएं थोड़ी देर, तो आपको बैठना पड़ेगा। आप कितनी देर एक्साइटेड स्टेट में रह सकते हैं? बहुत कम देर। एक्साइटेड स्टेट का लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट, यू हैव टू कम बैक टू योर ओरिजिनल एनर्जी। तो थोड़ी देर, कुछ सेकंड को तो ये नंबर 2 में था, उसके बाद इसको क्या लगेगा, वापस लौटो। वो जो 10,000 हाइड्रोजन एटम थे जिनमें इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पे पहुंच गया था, वो वापस लौटेगा, गिरेगा वापस आके। जब वो वापस आके गिरेगा लेवल 2 से लेवल 1 पे, तो आपको मैंने बोहर के तीसरे पॉस्टुलेट में, बोहर ने, मैंने नहीं, बोहर ने पहले ही अपने तीसरे पॉस्टुलेट में बोल दिया था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर लेवल पे गिरता है तो वो क्या करता है, एनर्जी एमिट। एमिटेड एनर्जी को प्रिज्म के थ्रू पास कराया, और प्रिज्म उसमें सेट ऑफ वेवलेंथ्स खोल के दे देगा। तो उसमें एक वेवलेंथ पक्का ये वाली होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन नंबर 2 से नंबर 1 पे गिर रहा होगा। खैर वो बाद में जाएंगे स्पेक्ट्रम पे, बट मुझे बताइए, एनर्जी ऑफ लेवल 2 से एनर्जी ऑफ लेवल 1 पे गिरने में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा, हाँ या ना? तो एमिट करेगा तो उसकी वेवलेंथ को नाप लेंगे। अब तो आप कहोगे लो जी अभी निकाल लेते हैं, डेल्टा ई लास्ट क्लास सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जो लेवल 3 पे गया होगा वो भी तो, उसका भी तो यही है, उसको भी तो घर वापसी करनी है ना, तो अब वो घर वापस आएगा। जो लेवल 4 पे था वो भी वापस आएगा, 5 पे था वो भी वापस आएगा, 6 पे था वो भी वापस आएगा। 7 वाला नहीं बना रही, अंडरस्टूड है। एक ही एटम थोड़े ही है, 10,000 हाइड्रोजन एटम में 2 से 1 वाला गिरा। ये इसीलिए मैंने कहा मुझे बहुत तगड़ा फोकस चाहिए आप लोगों का। अभी
यानी पहली लाइन उन 5000 हाइड्रोजन एटम्स की वजह से बनी जिन सब में इलेक्ट्रॉन पहले लेवल पे चला गया था और गिर के सेकेंड लेवल पे चला गया था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में और गिर के आया 1 पे। ये 2,500-3 हजार ऐसे हाइड्रोजन थे जिनमें फोटोन थोड़ा बढ़िया एब्जॉर्ब कर लिया और लेवल 3 पे जंप कर गया, 3 से 1 में आया। कुछ 500-700 ऐसे होंगे जो 4, 5, 6, 7 और कुछ तो टोटल छोड़ के बाहर निकल गए इनफाइनाइट। वो वापस नहीं आ सकते, वो गए, लॉस्ट। सो इस तरह से जब ऐसा हो रहा होगा तो आप मुझे मेरी क्लास बताए, लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पांचों लाइन का वेवलेंथ सेम कि डिफरेंट? निकाल के आए हो पिछली क्लास में, पांचों की वेवलेंथ डिफरेंट। अब सोचो मैं इनफाइनाइट तक बनाती तो इनफाइनाइट लाइनें बन जानी थी ना, क्या जरूरत है? साइंस है, इतना तो अकल मेरे को आ गई कि अब तो दिस इज वन सेट ऑफ लाइंस हैविंग इनफाइनाइट लाइंस। इस पूरे सेट की लाइंस को एनालाइज करके वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर्स निकाल के किसने दी? साइंटिस्ट लाइमन ने। उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया लाइमन सीरीज। अब फिर थोड़ा और दिमाग खोलते, ठीक है बात खत्म हो गई थी, अब आप बामर कहां से उठा के लाओगे? लाइमन के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी। अब मेरे को पूछना है जो हाइड्रोजन एटम 500-700 हाइड्रोजन एटम ऐसे थे जिसमें तीसरे ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन कूद के गया हुआ था, वही डॉट दोबारा बना रही हूं, 5-7 हजार थे ऐसे मान लो। उन 5-7 हजार में से 1000 हाइड्रोजन एटम को लगा सीधे गिर जाते हैं घर, राइट? कुछ होंगे जो मेरी तरह लेस एनर्जी, नहीं सीढ़ियां उतनी कूद सकते जितनी आप कूद सकते हो। अगर मैं 11th क्लास में थी तो मुझे तो याद भी नहीं आता मैंने कभी एक एक सीढ़ी पे पैर रखा, 2-2, 3-3 और दूसरों से डांटी खाते थे गिर जाओगे। और अब सोच भी नहीं सकती मैं 2 सीढ़ी एक साथ चढ़ूंगी, बिकॉज माई बोन्स आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी। तो कोई अगर मेरे जैसा है वो तो सीधे 1 पे नहीं आ सकता, उसकी चॉइस क्या होगी? पहले 2 पे गिरे। मुझे बताइए क्या 3 से 2 की एनर्जी इनमें से किसी से भी मैच करेगी? तो फिर इसकी वेवलेंथ भी मैच नहीं करेगी। चलो बढ़िया, जो 4 पे था वो भी फिर यही है, वो कहेगा मैं 4 पे 1, 4 से सीधे 1, चोट लगने का डर है भाई, तो क्यों ना 4 वाला भी कहे मैं भी 2 पे आ जाऊं? क्या इस लाइन की एनर्जी किसी भी लाइन से मैच करेगी? जो इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में बैठा था उसको लगता है मैं भी क्यों सीधे 1 पे जंप करूं, मैं भी पहले 2 पे कर लेता हूं। क्या ये लाइन किसी और लाइन से मैच कर रही है? नहीं। फिर लगेगा तुमने चौथे से दूसरे पे करवाया, 5वें वाला भी यही मांगेगा यार मेरे को भी दूसरे पे गिरना है, चांस तो है, चॉइस तो है। गिरना इज रैंडम, कोई भी कहीं से भी किसी भी लेवल पे गिर सकता है। धड़ 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 गिरना शुरू हो गए, जैसे आप टॉप फ्लोर से सीढ़ियों के उससे ऊपर से बॉल्स गिरा दीजिए इक्वल फोर्स से, क्या सारी बॉल्स पहले फर्स्ट एयर पे गिरेंगी, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे? मतलब ही नहीं। नेचर सपोर्ट रैंडमनेस। रैंडमनेस पे पूरा चैप्टर आना है हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स, जहां हम यही बोलेंगे। कुदरत में हर चीज बिखरना प्रेफर करती है। रैंडमनेस इज व्हाट नेचर गिव्स। आप 100 बॉल्स एक साथ गिरा दीजिए, कोई बॉल सीधे तीसरी सीढ़ी पे गिरेगी, कोई पहले पे गिरेगी, कोई दूसरे पे गिरेगी, कोई 10वीं पे गिरेगी, कहीं भी गिर सकती है बॉल अगर आपने बस फेंक दी एक साथ। तो ये डिपेंड करेगा, रैंडमनेस इज व्हाट नेचर सपोर्ट। आप खुद ही बताइए, आपका नेचर ही देख लो, अ क्लास विद अ टीचर एंड अ क्लास विदाउट अ टीचर। तो विदाउट अ टीचर जो है वो नेचर है, तो आपकी गलती नहीं है अगर आप क्लास में बदमाशी करते हैं, शोर करते हैं, इट्स योर नेचर। नेचर मेड एवरीथिंग लाइक दिस। तो आपकी प्रवृत्ति है, आप तो फैलोगे, तो समेटने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी को आना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है कि टिक के बैठ जाओ। सेम इज एवरीवेयर। एवरीवेयर स्पॉन्टेनिटी मीन्स जो भी चीज अपने आप हो रही है वो रैंडम है, वो हमेशा रैंडम है। कभी भी जंगल में पेड़ एक लाइन में नहीं लगेंगे, लेकिन किसान के खेत में एक लाइन में लगेंगे, क्योंकि एक एक्सटर्नल एजेंसी आई है चीज को डिसिप्लिन करने। अदरवाइज नेचर इज रैंडम। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो फिर छठे से भी इस पे गिरेगा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाले तुम लोगों से, जो लोग मुस्कुरा रहे हैं खासकर उनसे, ठीक है? आएगा क्वेश्चन और उसका जवाब गलत आया तो फिर मैंने बहुत पिटाई लगानी है, काश लगा सकूं। दिस कोई भी लाइन मैंने डुप्लीकेट की हो तो बताना। ओजस कोई भी लाइन डुप्लीकेट है इसमें, यानी कोई भी वेवलेंथ एक दूसरे की कॉपी नहीं है। कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी कि मैम आप वो वेवलेंथ पहले ही बना के लाए अपने डबल बना दी। एक भी लाइन अगर सेम ट्रांजिशन की है तो उसकी वेवलेंथ सेम होगी।
सेम ट्रांजिशन मतलब जिस लेवल से शुरू और जिस लेवल पे गिरा वो सेम नहीं होना चाहिए। तो अब तीसरा बनाऊं, उसके बाद मुझे लगता है आप लोग बना लेंगे। अब जो फोर्थ वाला था वो कहेगा यार मैं और बुजुर्ग हो गया हूं, मेरे को फोर्थ से सेकंड पे नहीं जाना, मेरे को फोर्थ से किस पे जाना है, थर्ड पे। फिफ्थ वाला भी यही डिमांड करेगा, सिक्स्थ वाला भी यही डिमांड करेगा। अब सेवंथ यूज कर लेती हूँ थोड़ी लाइनें बढ़ाने के लिए। इस सेट ऑफ लाइंस को किस साइंटिस्ट ने पढ़ा, बामर ने, तो उसका नाम आया बामर सीरीज। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पफुंड, हम्फ्रे। तो लाइमन, बामर, पाशन, 3 सेट्स बनाए। नाउ योर टर्न। पूरा एक पेज लेना अपनी रजिस्टर का, दो इधर रजिस्टर दो, और उसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। लैंडस्केप, आई होप आपको पता हो। ऐसे बनाएंगे तो आपका एक पेज में नहीं बनेगा, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। बनाइए और आई सी। कोई भी इलेक्ट्रॉन लेवल 6 पर है, कोई भी इलेक्ट्रॉन लेवल 6 पर है, वो अपने ग्राउंड स्टेट पर पहुंचने में कुल मिला के कितनी लाइंस बनाएगा। इलेक्ट्रॉन लेवल 6 पे है, उसको फाइनली लेवल 1 पे आना है ग्राउंड स्टेट। हाउ मेनी लाइंस इट विल फॉर्म, 5। 6 से 1 पे आया, 6 से 2 पे आया, यही किया होगा ना। 6 से 3 पे आया, 6 से 4 पे आया, 6 से 5 पे आया। ये तो हुआ आपका मोरल बूस्टिंग। यस, मैंने मैक्सिमम पूछा शायद, मतलब कितनी बनाएगा, उसमें आप कम तो बता ही नहीं सकते। तो चलो टॉपिक तो आ गया। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन लेवल 6 से किसी भी स्टेट में गिर रहा है, कितनी लाइंस बनाएगा? किसी भी फाइनली तो हर एक को किस पे आना है, ग्राउंड स्टेट पे। बट अब ये किसी गिर रहा है, फाइनली इट विल लैंड अप टू 1। पहले क्वेश्चन ढंग से समझ लेना। अगर इलेक्ट्रॉन 6th लेवल पे है और इट इज ड्रॉपिंग टू एनी लेवल, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रॉन है 6 पे और वो फाइनली 1 पे आएगा। आप लोगों ने कुछ लाइनें बताई, से 5 लाइंस बताई। मैं सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रही हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन इज रिजाइडिंग इन लेवल 6 एंड इट इज फॉलिंग टू lower energy states, how many line maximum it can make when it is falling to any lower state? 15 सुनते ही हाथ डाउन हो गए। अरे 6 भी बोल सकते हो, 5 भी बोल सकते हो क्या? 5। क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना मैम। 1। अगर इलेक्ट्रॉन लेवल 6 में है, बहुत सारे एटम्स हैं, हजारों एटम्स हैं, हर एक में आई थिंक अरब आपने एक ही एटम ना सोच लिया हो, हजारों एटम्स हैं जिन सभी में इलेक्ट्रॉन इज रिजाइडिंग एट लेवल 6। अब ये किसी भी लोअर लेवल में गिर सकता है और आपको पता है फाइनली हर एक को 1 पे आना पड़ता है, बट किसी भी लेवल पे गिर सकता है। हाउ मेनी लाइंस मैक्सिमम? 16, 15, 15 नहीं, बहुत बड़ा नहीं होगा। हाँ बस, तो कितना बड़ा होगा, 100-150 तो नहीं होगा ना, वो बहुत बड़ा। एक बार मुझे चाहिए, आप टाइम दो। जब तक आप इस क्वेश्चन के आंसर को सोचोगे नहीं, स्पेक्ट्रम होगा नहीं। ये आखिरी क्वेश्चन है बस, फिर तो मैं 15 ही है। 120 देखो, ये अलग ही आया है, एक वो 1 और एक ये 120, मेरी क्लास के 2 एक्सट्रीम्स। यस, टोटल पॉसिबिलिटीज देखो ना, चेक विद मी। नहीं, इस ग्राफ को नहीं, इस डायग्राम को नहीं खराब करती। ये लेवल 6 है, 6 से नीचे गिरने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? और जब आया होगा 5 वाला, 5 से नीचे गिरने की पॉसिबिलिटीज क्या है? फिर 4 पे भी कुछ रह रहे होंगे, 200-250। 4 से नीचे की पॉसिबिलिटीज अब तो कर लोगे। कितने हुए टोटल? 15। ये क्वेश्चन जेई, नीट, स्कूल पेपर, हर जगह, वाइवाज इवन ये पूछ लेंगे। चलिए, सबसे पहली सीरीज का नाम है लाइमन। अब अगर मैं आपसे पूछूं लाइमन में कितनी लाइंस होती है, माहिर
अगर मैंने आपसे पूछ लिया लाइमन सीरीज में कितनी लाइंस होती हैं टोटल, क्या बताओगे? इसका मतलब लाइमन सीरीज पता ही नहीं चली अभी तक। ये है लाइमन इनफाइनाइट। दिस फर्स्ट सेट ऑफ लाइंस इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। एवरी सेट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट लाइंस। माहिर एक बार दोबारा सुनो, सभी लोग, उसके बहाने सभी लोग। लेवल 2 से भी 1 पे गिर सकता है, 3 से भी, सो ऑन, 7 से भी, 8 से भी, 100 से भी, इनफाइनाइट से भी। जब लेवल का नंबर इनफाइनाइट है तो लाइंस का नंबर भी इनफाइनाइट होगा। एवरीबडी क्लियर? आपने 5 बनाई है, मैंने 5 बनाई है, तो ये नहीं कह सकते हमारी मैम ने 5 बनवाई, हम तो 5 ही जवाब देंगे। मेरे बस का नहीं था और बनाना। ठीक है, लाइंस कितनी है? इनफाइनाइट। ओके, तो सबसे पहली चीज, अगर अब फिर से मैं पूछूं ये लाइमन सीरीज का सेट कौन से रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में मिला? अल्ट्रावायलेट में। अब बिना स्पेक्ट्रम देखे कोशिश करेंगे, मैं जो भी पूछूंगी स्पेक्ट्रम नहीं देखेंगे, मैं स्लाइड पे पीछे नहीं जाना चाह रही, मुझे अब याद कराना है। स्पेक्ट्रम एक बार बना लिया 2 साल में, अब दोबारा कभी नहीं बनाना। बिना स्पेक्ट्रम देखे मेरे को बताओ नित्या, लाइमन सीरीज में सारे इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल पे गिर रहे थे? अब नंबर चाहिए अब मेरे को। 1। क्या ये बात सही है? लाइमन सीरीज मतलब क्या कॉमन था? इसको मैंने एक सेट क्यों पकड़ा? सबके सबका लैंडिंग एक ही पे हो रही थी, दैट इज n इज इक्वल्स टू 1। तो जिस एनर्जी लेवल पे गिर रहे थे, इसको लोअर बोल दूं? कैन आई से इट लोअर एनर्जी लेवल? तो जिस एनर्जी लेवल पे गिर रहे थे दैट इज फाइनल, जिस पे गिर रहे थे वो फिक्स्ड होगा। n2 इज फिक्स्ड, दैट इज 1। हर वो लाइन जो 1 पे गिरने की वजह से बन रही है इलेक्ट्रॉन के, उसको आंख बंद करके कौन सी सीरीज की लाइन मानूंगी मैं? लाइमन सीरीज की। कहां से शुरू हुआ होगा? कहीं से भी, 2 3 4 5 6 एनीथिंग। तो n2 की वैल्यू यहां पर 1 है, तो n1 की वैल्यू कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 2 3 टिल इंफिनिटी। लिखिए इसको। फर्स्ट लाइन कौन से ट्रांजिशन की होगी? ओजस, पहली लाइन कौन से ट्रांजिशन की बनेगी? 2 से, बस पहली पूछिए, दूसरी नहीं। 2 से 1 इज फर्स्ट लाइन। एवरीवन क्लियर? आखिरी लाइन कौन सी होगी? इनफाइनाइट से 1। आखिरी लाइन को कहेंगे बस भाई लिमिटिंग लाइन। ये हाँ जी, इनफाइनाइट मतलब आप ये सब एक एजम्पशन है ना, इनफाइनाइट हम गिन तो सकते नहीं। आखिरी लाइन क्या होती होगी? जो इन्फिनिटी से अगर गिरने को आए वही मेरी आखिरी लाइन हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि इन्फिनिटी वाला वापस आ रहा है, बट एक एक्सटर्नल एजेंसी ला दूं कि बेटा इनफाइनाइट पे लेके भी जाओ और वापस भी घुसाओ, हाइपोथेटिकली तो मैं मान सकती हूँ ना। आखिरी लाइन क्या होगी? कोई कहेगा 1 लेस देन इन्फिनिटी। अब मेरे को इन्फिनिटी नहीं पता तो 1 लेस देन इन्फिनिटी क्या करूंगी? इसीलिए कहने को बता रही है, क्योंकि जब मेरे को ये पता है बेटा 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, मैं सबकी वेवलेंथ निकाल लूंगी, तो मैं इन्फिनिटी से 1 की भी निकाल ही लूंगी वेवलेंथ। ग्राफ भी तो एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल ही लेते हैं। तो इसीलिए अगर होगी आखिरी लाइन कोई, तो वो होगी इन्फिनिटी से 1। क्लियर इतना? अब मेरे को बताओ एनर्जी सबसे ज्यादा इस लाइन की या इस लाइन की? इन्फिनिटी से 1 वाली। जो इन्फिनिटी से तुम 1 पे ला रहे हो उसका एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इवॉल्व, रेडिएट, एमिट, एज कंपेयर टू 2 से 1। क्लियर है सबको इतना? चलिए, अब क्या बामर अपने आप लिख सकते हैं बच्चे? लिखो, मैं वेट कर। यहां ना n1 कर लो, इसको n2 कर लो। हायर से लोअर गिर रहा है, वो कंफ्यूजन रेडबर्ग ने, ये रेडबर्ग के दिए सिंबल है, मेरी चॉइस नहीं है। ठीक है, यहां कर लो n1, यहां कर लो n2, राइट? तो n1 इज फिक्स्ड, दैट इज 1, और n2 इज वेरिएबल, स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4 टू इंफिनिटी। n1 और n2 के सिंबल को थोड़ा सा मैंने बदल दिया, ये n1 है, ये n2 है। ठीक है, बाकी मैं तो वेट कर रही हूं। बामर पैशन ब्रैकेट बना लिया होगा आप लोगों ने। बामर इज इनविजिबल, राइट? मैं भी कर देती हूं अगर आपको लगे। बामर में सारी वो लाइंस जो लैंड किस पे कर रही हैं? 2 पे। और कहां से लैंड कर रही हैं? 3 4 सो ऑन
टिल इंफिनिटी। इसकी सबसे छोटी एनर्जी वाली क्या होगी लाइन? 3 to 2। और सबसे बड़ी एनर्जी इंफिनिटी टू 2। देखिए लैंडिंग शुड बी 2। इसी तरह से पाशन, ब्रैकेट, पफन, हम्फ्रे मैंने आज तक नहीं ये बनाया, बच्चों ने बनाया है पूरा। तो हाँ जी, आई आर ये मैंने वो लगाया, डू सेम, फार आई आर हो जाएगा, बस नियर आई आर नहीं, फार आई आर। ठीक है, नहीं उस पे हाइड्रोजन एटम खत्म हो गया। आई आर के आगे आता तो हमें बहुत सारी रेडिएशंस है, बट हाइड्रोजन एटम के एमिशन स्पेक्ट्रम में आई आर के आगे कुछ नहीं आया। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर मेमोराइजिंग। ठीक है, तो हर एक बैंड के लिए, हर एक सीरीज ऑफ लाइन के लिए फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? लोएस्ट एनर्जी वाली। लोएस्ट एनर्जी वाली लाइन सबसे पहली लाइन होगी, तो उसकी वेवलेंथ हमेशा क्या होगी? हाईएस्ट। लिमिटिंग लाइन कौन सी होगी? जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा इंफिनिटी पे, उस पे लैंड करने वाली, रिस्पेक्टिव एन पे, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? लोएस्ट। लाइमन सीरीज में n2 से n1 वाली लोएस्ट फर्स्ट लाइन, इंफिनिटी से 1 वाली हाईएस्ट लिमिटिंग लाइन। इसको समराइज करिए, ये लाइमन के लिए याद हो गया, तो बामर पाशन के लिए तो बस वो आपको n2 की वैल्यू बदलनी है। इसे मेमोराइज करिए, लिखिए, और अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब न्यूमेरिकल्स में आपसे लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ पूछ लेंगे, थर्ड लाइन की वेवलेंथ पूछ लेंगे, आपको सिर्फ ट्रांजिशन बताना है, बाकी तो फॉर्मूला कर लेगा। थर्ड लाइन माने कहां से कहां। नोटेड एवरीबॉडी? ओके, सॉरी करो। आरव क्लियर बच्चे? नहीं मैंने माइनस नहीं लिखा कहीं। n2 से n1 गिर रहा है, एरो मीन्स ट्रांजिशन, कहां से कहां जा रहा है। ठीक है, नंबर 2 से 1 पे गिर रहा है। इंफिनिटी तो राइटिंग बामर सीरीज का कुछ लिखा भी है मैंने? मैं लाइमन ही चला रही हूं, ये लाइमन ही चल रहा है बेटा, कि लाइमन की हाईएस्ट एनर्जी वाली लाइन क्या होगी? इंफिनिटी से 1 पे गिरना। ठीक है, हमेशा हाईएस्ट वही होगी जो इंफिनिटी से उस लेवल पे गिर रही होगी। गैप निकाल रहे हैं ना, तुम पिछली क्लास में से निकाल के देखे आए हो, आज ध्यान दिलाऊंगी कैसे। डीपीपी 6B पूरी करके आए हो? हाँ, पर फिर निकाल के लाते। अगर 6B हो गई होती तो तुमने तो कई क्वेश्चन में निकाली होगी। कितनी हुई है 6B? 28 तक आया नहीं एक भी क्वेश्चन वेवलेंथ निकालने वाला? आया तो था, बट ऐसे सोचा नहीं, मैं सोचवाऊंगी अभी, डोंट वरी। लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है वो लाइन जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज हो। लेट्स सी कौन सी वो लाइन हो सकती है। अगर मैं बात करूं बामर की, बामर में सबसे कम एनर्जी वाली ये फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और लिमिटिंग कौन सी होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? जो इंफिनिटी से 2 पे आ रही होगी। हर स्ट्रैंड में, हर सीरीज में इंफिनिटी से उसके ग्राउंड स्टेट पे आने वाली लाइन विल बी मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ। अगर बामर है तो उसका ग्राउंड क्या हो गया? 2। पाशन है तो उसका बेस, यानी जहां पे लैंडिंग है, वो क्या हो गया? 3। बस ये याद रखना है। स्टार्ट तो कहीं से भी हो सकता है, लैंडिंग कहां है ये याद हो गया तो स्पेक्ट्रम आ गया आपके पास। तो अब ये क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम। एनर्जी का एमिशन कब होता है बच्चों? जब हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे आता है। एम ने किया क्या है? क्या किया? एरो ऊपर बना दिए। दिस इज एब्जॉर्प्शन। अगर लेवल 1 से लेवल 3 पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो एमिशन स्पेक्ट्रा थोड़ी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और हेडिंग है एक्सप्लेनेशन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन बाय रेडबर्ग। तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी तैयारी रखिए, ऐसी गलतियां आपसे कराई जा सकती हैं कि आपको एरो अगर ऊपर मिल गया, क्या गलत है? सारा तो सही है, लेकिन अगर मैं आपको ये ना बताऊं इसमें क्या गलत है, तो वेरी फ्यू ऑफ यू विल पिक कि इसमें गलती क्या है। सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है, सो डोंट मेक दिस। यस बोलो बच्चे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये सारी लाइन डार्क होंगी, तो मैं तो उसमें डार्क लाइन इमेजिन ही कर सकती हूँ। रेडबर्ग ने, बोहर ने जो एक्सप्लेन किया था वो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा था, मतलब हाइड्रोजन के उस इकलौते इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब क्या हो रही है। मैं वो मतलब ये एक्सप्लेन कर दिया तो वो तो हो ही गई बात।
तो सबूत तो ये आया था ना, राइट तो आगे चले। सो इस हिसाब से आप लोगों के पास ये टेबल आ गया। तो अब हम पहुंचते हैं, साइंटिस्ट रेडबर्ग ने आके ऐसा क्या किया, एवरीवन बातें नहीं, साइंटिस्ट रेडबर्ग ने आके ऐसा क्या किया जो कि बोहर के फॉर्मूले से नहीं हो रहा था। सब कुछ हो रहा था बोहर के फॉर्मूले से, कैसे अभी देखते हैं। मैं फॉर्मूला पे आती हूं। आज से पहले अगर मैं ये बोहर के बाद रेडबर्ग ना पढ़ती, आज से पहले कोई मेरे को ये कहता, जो लास्ट क्लास के क्वेश्चंस थे, इलेक्ट्रॉन अगर 4 से 2 लेवल पे गिर रहा है तो उस रेडिएशन की वेवलेंथ निकालो, तो आप कैसे करते। लास्ट क्लास तक टेस्ट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, डायरेक्ट नहीं थे बट इस डायरेक्शन में थे। आप क्या करते, डेल्टा ई का एक फॉर्मूला दे दिया था मैंने आपको, वो डेल्टा ई का फॉर्मूला माइनस दिस लगा के ब्रैकेट में वो सब कर आके निकालते आप, राइट सभी लोग निकालते और ऐसे खूब क्वेश्चन करके आए होंगे। इससे क्या आ जाती, एनर्जी पॉजिटिव आती, नेगेटिव आती, वो अलग बात है, लेकिन आ जाती, एमिशन है नेगेटिव में आती। फिर मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, जब एनर्जी आ जाएगी उसके नेगेटिव को इग्नोर कर दो, आप बता सकते हो वो जो एनर्जी एमिट हुई उस रेडिएशन का वेवलेंथ क्या था, बता सकते थे। तो पहले तो तुम एनर्जी कैलकुलेट करो वो 2.18 वाले फॉर्मूला से, फिर दोबारा तुम एच यानी प्लैंक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट जो सब कुछ कांस्टेंट है वो करो, वेवलेंथ निकालो। रेडबर्ग ने इन सब को मिला के एक फॉर्मूला दे दिया मेरे को। तो ये था लास्ट क्लास के क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछती, अब क्वेश्चन सेम है, लिसन टू द क्वेश्चन, गिव मी वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग फ्रॉम 4th to 2nd। अब इससे नहीं करेंगे। अब रेडबर्ग ने कहा लेट मी मेक इट इजी, इतनी कैलकुलेशन को आपको इतनी दिक्कत वाला काम जो करना पड़ रहा है, कैसे करती मैं, पहले तो मैं डेल्टा ई निकालती, फिर मैं करती हाँ जी डेल्टा ई एच सी बाय लेमडा, एच सी को इधर लाती 1 बाय लेमडा, डेल्टा ई बाय एच सी कैलकुलेट करती 1 बाय लेमडा, उसका रेसिप्रोकल करके लेमडा आता, 1 बाय लेमडा की वैल्यू आ जाती, फिर रेसिप्रोकल करके लेमडा देती। तो रेडबर्ग ने कहा एक काम करते हैं, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बचाते, 1 बाय लेमडा को आप पूरी क्लास पढ़ के आए हुए वेव नंबर होता है, इतना लंबा कैलकुलेशन अगेन मेरे लिए तो प्रॉब्लम बढ़ा दी, घटाई नहीं आपने। तो रेडबर्ग कहता है मैं प्रॉब्लम घटाता हूं, मैं सीधे इन सब का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको एक सिंपल टर्म में दे देता हूं। दिस इज रेडबर्ग फॉर्मूला, पहले सुनेंगे समझेंगे फिर नोट करेंगे। रेडबर्ग ने कहा लेट्स टॉक मोर इजी, और वो इजी क्या, अब आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, वेव नंबर भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल लो, एक ही बात है, रेसिप्रोकल है। तो वेव नंबर दैट इज 1 बाय लेमडा इज इक्वल्स टू, ये है रेडबर्ग का छोटा सा फॉर्मूला। एंड वेरी सरप्राइजिंगली इसमें जो रेडबर्ग ने कांस्टेंट दिया आर और सबस्क्रिप्ट में एच, रेडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू देखिए क्या है 109677। इसको हमने क्या कर दिया 1.09 इंटू 10 की पावर 5, और करते करते हम क्या कर देंगे, हो गया आसान कैलकुलेशन का काम, जिसमें आप वो 2.18, फिर h की वैल्यू 6.6, फिर c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, वो सब कर रहे थे, उस सबको इसमें समेट दिया उन्होंने। अब आपके पास r की वैल्यू है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये है रेडबर्ग कांस्टेंट। r की वैल्यू पे थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले फॉर्मूला समझ लें। रेडबर्ग कांस्टेंट के बाद ब्रैकेट में क्या है, ध्यान से, ये सिर्फ और सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रा पे लगेगा, एब्जॉर्प्शन पे नहीं। एरो ऊपर कर दिए तो ये पलट जाना चाहिए, डोंट डू इट। मैंने इसीलिए मिस्टेक आपसे शेयर की, अपनी की हुई, आपसे अच्छे क्वेश्चन में यही मिस्टेक करवाएंगे, क्योंकि जिसका दिमाग है जो सोचता है फिर वो उबलता भी है कि मेरे को ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। मैं एडवांस में बता रही हूँ, यहां मत करना। तो इसमें व्हाट इज N1, लोअर लेवल पे गिर रहा है, व्हाट इज N2, हायर लेवल जहां से गिर रहा है, N2 इज हायर। और मेरी मर्जी हो, मैं इनिशियल फाइनल नहीं कर सकती, आई कैन नॉट चेंज रेडबर्ग्स सिंबल्स एट ऑल, आप नहीं चेंज कर सकते, अलाउड ही नहीं है। आप वो रेडबर्ग के नाम से है, उसमें आप कॉमा भी नहीं बदल सकते कि कैपिटल आर क्यों दे दिया कुछ और दे दो, नीचे एच क्यों दे दिया कुछ और दे दो, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तो अब मेरे पास किस लेवल पर गिर रहा है, दैट इज लोअर, किस लेवल से गिर रहा है, दैट इज हायर। इसीलिए इसको 2 दिया, इसको 1 दिया, 2 इज हायर एंड 1 इज लोअर, ये दिखाने बताने के लिए। लेकिन अगर ये 2 से 1 पे गिर रहा है, ये मत समझना
N1 मीन्स लोअर, जिस पर गिर रहा है, N2 मीन्स हायर, जिस से गिर रहा है, और Z स्क्वायर, व्हाट इज Z स्क्वायर? एटॉमिक नंबर। तो अब अगर मैं इस रेडबर्ग के फॉर्मूला को समझूं, रेडबर्ग कांस्टेंट को समझूं, तो आपने देखा रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू सब कुछ पैक हो गया इसके अंदर, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर है ये, 1/λ है। इनवर्स का मतलब क्या है? सेंटीमीटर कहाँ होगा? नीचे। चेक करिए इस चीज को एवरीवन। मैंने 1.09 कर दिया इंटू 10⁵ और नीचे क्या आ गया? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर को किससे डिवाइड कर दिया? 100 से। यानी मीटर इनवर्स में वैल्यू क्या आ गई? यूज दिस ओनली, 1.09 को 1 ही मान लेना। तो 10⁵ कब है? जब सेंटीमीटर इनवर्स है। 10⁵ कब है? जब मीटर इनवर्स है। नोट डाउन ईच एंड एवरी डिटेल, देन विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। चलते चलते बताना, बामर का तीसरी लाइन का N1 N2 क्या होगा? तीसरी लाइन मैं भी सोच लूं? सोच लिया। 5 से 2। बामर की तीसरी लाइन क्या होगी? 5 से 2? 5 से 2, हाँ या ना? अब 5 का स्क्वायर तुमको आता है, 2 का स्क्वायर तुमको आता है, वो नहीं पूछूंगी। 4 और 25। बामर की तीसरी लाइन, बामर की पहली लाइन क्या थी? 3 से 2, दूसरी लाइन 4 से 2, तीसरी लाइन 5 से 2। इसके लिए स्पेक्ट्रम मत देखना बस। अब अगर इसके लिए स्पेक्ट्रम देखा तो आपका 1 घंटा बर्बाद हो गया मेरा। स्पेक्ट्रम देखे बिना सोचोगे कौन सी लाइन, क्या ट्रांजिशन। डन। याद करना आपका काम होगा इस फॉर्मूले को। मैक्सिमम लाइन किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पे गिरने में इतनी बनेगी। मुझे बताइएगा 7 से 3 में। जिसको सोच के बताना है वो सोच के बताए, जिसको फॉर्मूला से बताना है वो बताए। मेरे को देखना है दोनों मैच करते हैं। 10 आ रही है इस फॉर्मूला से। वैसे सोचो 7 to 3 ऑल पॉसिबल गिरना। वैसे सोचो ना, तभी तो देखे ना मेरा फॉर्मूला ठीक भी है कि नहीं। ये मैंने बनाया, मेरी दिमाग की उपज है, गलत तो नहीं है। मैंने क्या, हर टीचर ने बनाया, नो क्रेडिट भी। तो बहुत इजी है छोटा सा इंटरप्रेट करना। वैसे सोचो, ऐसे तो तुम कर ही लोगे, 5वीं कक्षा का सवाल है ये। वैसे सोचो 7 से 3 ओके। -10 आया है तो थोड़ा सा देख लेना बेटा। हनी डी कोई बात नहीं, चलेगा। माइनस हटा देना, गिनती में माइनस नहीं होता ना। ऐसा कर सकते हैं कि 7 - 3 4 आ गया। हाँ फिर 4 स्क्वायर प्लस 4/2। हाँ, ये हर जगह एप्लीकेबल हो। फिर मैंने कह दिया 11वें लेवल से तीसरे लेवल पे, उस पे भी लगा के देखो। फॉर्मूला वो होता है जो फुल प्रूफ हो, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में टेस्टेड एंड ट्राइड हो। तुम्हारा कोई निकल रहा है वो तुम देखो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही उसकी, मेरा ये है। सबके हो रहे हैं तो ठीक है, तुम अपना चलाओ, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा नाम देके अगले साल की 11वीं के बैच में पढ़ा दूंगी मैं। नहीं ऐसा है, हम बताएंगे। हमारे एक बच्चे ने शॉर्टकट दिया। मैंने इनिशियल फाइनल नहीं बोला। N2 का मतलब क्या था? हायर, जहां से गिर रहा है। N1 का मतलब क्या था? लोअर, जहां पर गिर रहा। ठीक है, मतलब ही नहीं। मैंने नहीं कहा लोअर है पहले। N1 है पहले, लोअर जिस पे गिर रहा है। आप एलसीएम लोगे तो ये ऊपर नहीं आ जाएगा? एक क्वेश्चन कराने दो, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो बड़ी टर्म ऊपर आ जाएगी, बड़ी टर्म के आगे पॉजिटिव आ जाएगा, तो वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ही नहीं। हाँ जी, 7 to 3 में नंबर ऑफ लाइंस 10 आई। सो नाउ ये फॉर्मूला याद करना आपका काम। चलिए DPP 7 निकालिए अपने सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मुझे बताइए वैल्यू कहीं नेगेटिव में तो नहीं आ रही? कहीं से मुद्दा आया, आपने जो फॉर्मूला दिया उससे वैल्यू नेगेटिव में आएगी। मैंने ये रेडबर्ग कांस्टेंट, इधर दे देना इस बच्चे को। मैंने रेडबर्ग कांस्टेंट की, एक और ला दे यार, इसको भी देनी है बच्चे को। कोई और जिसको DPP 7 ना मिली हो? दो साहिल।
तुम्हारी मर्जी है। मेरा मन किया था मैं 10 की पावर 5 लूं, सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर दूंगी, 7 लूंगी तो मीटर इनवर्स में। अच्छा तुम वेव लेंथ दे रहे हो, बच्चों मेरे को वेव नंबर दो अभी। लेट्स मेक थिंग्स इजी एंड कॉमन फर्स्ट। मुझे वेव नंबर दीजिए। चलो तुम अभी सभी लोग करो, मैं भी कर रही हूं, कोई बात नहीं करना, अभी 2 मिनट दो मेरे को। हाइड्रोजन हीलियम एटम है ना, ये कौन सी सीरीज है? बामर। तो यहां पर बामर में यहां क्या लिखूं? 1 एवरीवन। बामर में N1 क्या होगा? N1 क्या होता है? लोअर, जिस पे गिर रहा है। तो लाइमन के लिए होता है 1, बामर के लिए होता है 2। तो यहां क्या लिख दो? 2 स्क्वायर। और किससे गिर रहा है? कुछ दे रखा है सेकेंड लाइन, तो 3 से 2 और 4 से 2 विल बी सेकेंड लाइन, 4 स्क्वायर। आपसे इसमें एक ही गलती होनी है, आपने हीलियम आयन नहीं देखा तो आप इंटू 2 स्क्वायर भूल जाओगे, Z स्क्वायर। गलती एक ही कराने का इरादा था, ये स्कूल पेपर्स का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व तुम लोग करो। जब तुम मेरे को वेव नंबर दे दोगे तो वेव लेंथ भी दे ही दोगे। मर्जी मेरी, मेरे को सेंटीमीटर में मन किया तुम मीटर में कर लो। मैंने अपना प्लान पहले ही बता दिया कि आई एम इंटरेस्टेड इन सेंटीमीटर इनवर्स। 7.5 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज माई वेव नंबर। अब नो नॉइज प्लीज। अगर मेरे पास वेव नंबर आ गया तो वेवलेंथ क्या होगी? इसी का रेसिप्रोकल। तो कैन आई से, मैं वेव नंबर निकालने के बाद इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? वेवलेंथ। तो अगले क्वेश्चन में वेवलेंथ पूछू तो इससे आगे का स्टेप खुद करेंगे बच्चे। चलिए, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, पता नहीं ये कौन सा है, मेरे बोर्ड पे है ये क्वेश्चन, सॉल्व करके दो। मुझे नहीं पता डीपीपी में कौन से नंबर का है। ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, बहुत बार पूछा गया है स्कूल पेपर्स में, तो आप इस क्वेश्चन को करो। मुझे लगता है मैंने तो बस इतना करके छोड़ दिया। मैंने सेंटीमीटर इनवर्स में चलाया है तो आपको दिख ही रहा है 4 समथिंग आएगा। 100 को मैं 25 से डिवाइड करती तो 4 आता, 21 से डिवाइड किया है तो थोड़ा कुछ और आएगा। 10 की पावर भी आपके सामने क्या आएगी, कर लेंगे हैंडल इसको, लेमडा निकल जाएगा। मैंने यहीं पे रेसिप्रोकल कर दिया इसी के बाद। हाँ रेसिप्रोकल में तो 21/100 नहीं, ठीक किया है मैंने, 100/2 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सेंटीमीटर इनवर्स है ना? अच्छा सॉरी, गुड, मुझे सेंटीमीटर ही लिखना था, वो आदत पड़ गई है इसमें। पता नहीं क्यों, नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं, कुछ और बताना चाह रही होंगी, मतलब ही नहीं यार मल्टीप्लिकेशन, कोई पॉइंट ही नहीं। आ जाएगा, है तो सिंपल, पिछली क्लास से तो न्यूमेरिकल सिंपल ही है, बस एलसीएम ही लेना सीख रहे हैं हम, और तो क्या ही कर रहे हैं। चलो अब ये क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे, ये भी स्कूल लेवल है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। छोड़ दो पेन पेपर, इधर आओ, ये डीपीपी में भी है, क्वेश्चन नंबर 4 सब्जेक्टिव में, बट क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा है क्योंकि इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको रूट चेंज करना है अपना, क्योंकि हमें रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता है और वो बड़ी आसान है, 1 इंटू 10 की पावर -5 या 7 सेंटीमीटर इनवर्स। और उसमें आप इतने टेम्प्ट करोगे उसको यूज करने में, और उससे क्वेश्चन का सोल्यूशन लंबा होगा, आपका टाइम खराब होगा, आप पैनिक होंगे, वी आर सक्सेसफुल। मुद्दा यही है टेस्ट लेने का, आपको पैनिक करना और चेक करना आप कैसा बिहेव करते हैं पैनिक करने में। तो अब यहां से थोड़ा सा रूट चेंज होगा कि आपको ये भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता है। अगर क्वेश्चन में बिना रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट किए काम चलता है तो चलाना पड़ेगा, दैट इज क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ।
the wavelength of the first line in Balmer series. Not a big deal. First line means 3 to 2. Lyman की नहीं, Balmer की first line 3 to 2. चलो, is this? मेरे को ऑलरेडी वेवलेंथ दे रखी है 656 नैनोमीटर्स. फर्स्ट थिंग क्या पूछी है और सेकंड बाद में आते हैं. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन. सेकंड लाइन मतलब 4 to 2. अब आप कहोगे जरूरत क्या थी ऊपर की? ये जो ऊपर मेरे को दे रखा है आपने, मेरे को ये चाहिए ही नहीं था, मैं तो सीधे कर दूंगी. ये कर ही दोगे? नहीं करना, आपको 0 नंबर मिलेंगे. क्यों? जबकि मैं बामर की सेकंड लाइन का आपको दे सकती हूं, लेकिन सब्जेक्टिव चेकिंग जो होगी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. वाई? मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी है 656, आप उसको यूज नहीं कर रहे. क्यों करें यूज जब मेरे पास फॉर्मूला है? तो जब आप 12th क्लास में जाएंगे ना, देयर विल बी क्वेश्चन जहां पे एवोगैड्रो नंबर निकालने को कहा जाएगा. तो हम क्यों करें वो न्यूमेरिकल? मोक्ष 2 मिनट. हम क्यों करें वो न्यूमेरिकल? क्योंकि उसमें तो मेरे पास पहले ही मेरे को पता है इसका आंसर 6.022 आएगा इंटू 10 की पावर 23. वो जो क्वेश्चन हम देंगे उसमें एवोगैड्रो का नंबर ये नहीं आएगा, उसमें आएगा 6.029 इंटू 10 की पावर 23. आप गलत हो जाओगे. सिमिलरली अगर आपने रेडबर्ग की वैल्यू पुट करी, वो आंसर ही नहीं आना जो है, तो आप ये मत समझना कि आपको जो ये वैल्यू दी है, ये जो इंफॉर्मेशन दी है, आप इसको स्किप करके करोगे. जबकि बनता है कि कर सकते हैं भाई. बामर की सेकंड लाइन और इसका तो मैं वैसे ही बता दूं. यू हैव टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट, देन लेट्स सी सेकंड पार्ट कैसे करते हैं. तो ये क्या मतलब है, इसको समझते हैं. मेरे को गिवन क्या है? मेरे को गिवन है बामर की कौन सी लाइन? फर्स्ट लाइन मींस 3 to 2. ये सबको क्लियर है? 1 by lambda इज ऑलरेडी गिवन. लैम्डा इज 656 नैनोमीटर, मेरे को ऑलरेडी गिवन है. और वो क्या होता है? ये होता है. तो क्या इतने हिस्से को मैं सिंप्लीफाई करके इतना लिख दूं? एवरीवन, मुझे नहीं पता इसमें मैं क्या कर रही हूं. लेट्स सी. मैंने RH की वैल्यू पुट नहीं करी क्योंकि मेरे को नहीं करनी पुट. मेरे को बस देखना है पहली लाइन में जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे लिखूं. व्हाट इज गिवन टू मी एक्चुअली दिस. सेकेंड थिंग आपके पास क्या है? अब क्वेश्चन कह रहे इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके बताओ सेकेंड लाइन की वेवलेंथ कितनी. सेकेंड लाइन आपने कौन सी बोली बच्चों? 4 to 2. चेक. यही आएगा 4 to 2 में. किस पे गिर रहा है? 2. 2 स्क्वायर क्या हुआ? 4. किस से गिर रहा है? 4. 4 स्क्वायर क्या हुआ? 16. तो मेरे को ये निकालनी है, सॉरी मेरे को ये निकालनी है. इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दो. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं, RH कट जाएगा. यू आर फोर्स टू डू दिस मेथड. आपको दोनों पहली इंफॉर्मेशन को यूज करके देना है. पता नहीं जो मैंने आपको वेवलेंथ दी है वो RH की कौन सी वैल्यू पुट करके आए. मैं कह दूं मैंने हाइपोथेटिकली RH की वैल्यू यहां पर 220 ली थी. कट गई, जो मर्जी लो. जो वैल्यू कटनी ही है वो कुछ भी हो, मैंने नहीं परवाह करनी. तो क्वेश्चन देने वाला ऐसा क्वेश्चन प्लान करके दे सकता है जिसमें अगर आपने RH की वो वैल्यू यूज करी जो है तो आप कहीं लुढ़कने का चांस नहीं है. ऑफकोर्स वो कट ही जाना है. बट यू आर नॉट सपोज टू यूज RH की वो वैल्यू जो आपको याद है. तो RH कट जाएगा, फिर क्या बचेगा? जो लैम्डा निकालना है वो ये रहा. इतनी मैथ्स तो मेरी क्लास कर लेगी. करो, मेरा करने का मन नहीं है, आप करो. चलिए इस तरीके से करिए. और सेकंड पार्ट सेम तरीके से चाहिए मेरे को. मैंने अगली स्लाइड पे कर रखा है, तब दिखाऊंगी जब आपका हो जाएगा. कंप्लीट फर्स्ट पार्ट देन सेकंड पार्ट. फॉर स्कूल एग्जाम, जिनको स्कूल में 10 on 10 ले रहे हैं ना, फुल मार्क्स, ये उनके लिए है. इसी तरह से करके दिखाना पड़ेगा, नंबर तभी मिलेंगे. ऑल योर्स. चेक. बातें नहीं बच्चों. ये किसने कहा अच्छा ऐसे करना था? तो मैंने पीछे ऐसे ही तो किया है. ये लिबर्टी सिर्फ मेरे पास है, यहां तक पहुंच के बच्चों पे डाल दो. तुम्हारे पास नहीं है बिल्कुल. हाँ, 364 के आसपास ही आ रहा है. 364, 365 कुछ भी. अच्छा, एक मेंटल एबिलिटी करते हैं फिर टेस्ट देते हैं. बिना पेन पेपर के इस सवाल का जवाब. मेंटल एबिलिटी. वो जो छोटे छोटे बच्चों को स्विमिंग क्लासेस भेजते हैं, बैडमिंटन क्लासेस भेजते हैं और मेंटल एप्टीट्यूड भेजते हैं, वो ये है.
पेन नहीं उठाना है, हवा में करो। सर मैंने आंसर तो मांगा ही नहीं था। नहीं, एक सेकेंड, मैंने अच्छा वेवलेंथ मत दो मुझे, N1 N2 क्या आएंगे वो दे दो, सॉरी N1 N2 दे दो, बाकी तो तुम कर ही लोगे। अब आप ये देखो हालत हमारी ये हो गई हमारी कि हमें क्वेश्चन देने में ट्रिक्स ढूंढनी पड़ रही है, N1 N2 डायरेक्ट ना दे, क्योंकि बाकी तो तुम कर लोगे, कैलकुलेशन ही तो है। RH की वैल्यू तुम्हारे लिए बिग डील नहीं है, वो LCM लेके करना बिग डील नहीं है। अब मैं अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर बनाती हूँ और मुझे पता है कि मेरे को रेडबग पे क्वेश्चन देना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव सम इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं बोलने वाली मैं लाइमन है कि बामर है कि पाशन है। आपको N1 N2 खुद ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लिथियम 2+ का आयन है जिसमें दो लेवल्स के बीच जो भी ट्रांजिशन हो रहा है कुछ इस तरह से हैं वो दोनों लेवल्स, जिन दो लेवल्स के सम इज 4 एंड डिफरेंस इज 2। तो ये 5वीं 6ठी क्लास में यही सिखाते होंगे कि कैसे निकालो दो वेरिएबल्स। तो अगर सम 4 है डिफरेंस 2 है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं N1 क्या है और N2 क्या है, और फिर वही रेडबग वाला फॉर्मूला। आगे तो अब हो गए बच्चे इस लायक, आगे आप कर लोगे, मेरे को कोई हेडेक ही नहीं है, कुछ बचेगा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तुम, और इधर लिथियम में भी Z2 3 का स्क्वायर करोगे, बचना क्या है। तो इसलिए कहा था इसमें पेन तो उठना ही नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चंस के लिए आप तब रेडी होते हो जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो।